घर वालों को बताया कि मुझे कॉलेज नहीं करना है, मुझे तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो उनका रिएक्शन था कि ये करियर नहीं हो सकता है। करने से पहले 90 दिन उसकी प्रैक्टिस की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जब आप किसी 20 वर्ष की लड़की की कल्पना करते हैं जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रही हो, तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है? वेल, क्लियरली नॉट दिस, क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पे देखा है वो इससे बिल्कुल अलग है। मैं सोशल मीडिया पे संस्कृति, शास्त्र और साड़ियों के बारे में बात करती हूँ, विच इज नॉट सो कूल। और आज हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हमें बहुत कूल लगता है। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मेरी आयु 20 वर्ष है और मैं एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूँ। स्पिरिचुअल हूँ इसलिए कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ इसलिए स्पिरिचुअल नहीं हूँ। ये तो हो गया मेरा नाम और मेरा काम। अब धाम की बात करते हैं तो मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश की पावन भूमि प्रयागराज से। मेरा जन्म नागपुर में हुआ और मेरी शिक्षा प्रयागराज में हुई है। और इसके बाद बारी आती है कॉलेज चूज करने की। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगी और मैंने अपना मन बना लिया था कि 12th के बाद में मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही करना है। और कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए हमेशा से खास रहा है, क्योंकि जब 4 साल की थी तब से मेरे हाथ में कंप्यूटर के कीबोर्ड्स रहे हैं और हमेशा मैं सोशल मीडिया देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मैंने यूट्यूब बहुत देखा है, सोशल मीडिया बहुत देखा है और ये सोशल मीडिया देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ एंड आई कैन मेक इट बिग इन द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। और ये सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ। और जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कॉलेज नहीं करना है, मुझे तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो उनका रिएक्शन था कि ये करियर नहीं हो सकता है, ये कोई सस्टेनेबल करियर नहीं है। और बट वो मेरी जिद जानते थे कि किस तरह का जुनून मेरे अंदर है कंटेंट को लेके। और 12th के बाद मैंने अपने माता पिता से कहा कि आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। यदि इस 1 साल में मैंने आपको कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाया कि मैं कंटेंट क्रिएशन में कुछ कर सकती हूँ, तो फिर आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। उस 1 साल में मैंने बहुत मेहनत की और इस 1 साल में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर हाँ, अभी मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं अभी अपने 2nd ईयर में हूँ, इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। अब ये तो मेरी हो गई शिक्षा। अब जो आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है तो मैं अलग अलग गुरुजनों से संस्कृति और शास्त्रों को समझने का प्रयास कर रही हूँ और मेरा कंटेंट भी इसी को दर्शाता है। और इसी के साथ साथ साड़ी जो है वो भी एक इसका हिस्सा है और इसीलिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो क्रिएटर शब्द है मेरे लिए ये बहुत गौरवशाली प्रोफेशन है, क्योंकि मैंने अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में बदला और अब तो भारत सरकार भी इसे इतना वैलिडेट कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो एक जो पल मेरे जीवन में रहा है वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक क्रिएटर के लिए, आज मेरे जैसा जो भी क्रिएटर सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है बल्कि एक चेंज मेकर भी है, उसे वो सम्मान मिला है। और ये हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है। तो ये जो क्रिएटर इंडस्ट्री है या ये जो क्रिएटर का प्रोफेशन है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक क्रिएटर बन सकूं ताकि सोशल मीडिया पे मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और सोशल मीडिया ही क्यों चूज़ किया मैंने इसके लिए, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात सोशल मीडिया की जो लगती है वो है फ्रीडम और सबसे जो बुरी बात है वो है फ्रीडम। यानी कि ये जो फ्रीडम है ये आपके हाथ में है। आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करेंगे इसकी चाबी आपके हाथ में ही है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप अच्छा कंजम्पशन और क्रिएशन दोनों कर सकते हैं, बुरा कंजम्पशन और क्रिएशन दोनों कर सकते हैं। तो अब बात आती है ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया देखते देखते बड़ी हुई हूँ और जब मैंने सोचा कि मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करना है तब कंटेंट क्रिएटर जैसा कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहते थे कि यूट्यूबर बन सकते हैं, इंस्टाग्रामर भी कोई फेज नहीं था, ना ही इन्फ्लुएंसर कोई एक वर्ड था और ना ही कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ हुआ करता था। तो उस समय पे मैं 7th क्लास में थी जब मैंने इंटरनेट पे डांस वीडियोस बहुत देखा करती थी, क्योंकि मैं एक कथक परफॉर्मर रह चुकी हूँ। अलग अलग स्टेट लेवल्स, नेशनल लेवल्स मैंने परफॉर्म किए हैं, दूरदर्शन किया है।
तो मेरे मन में ये था कि मैं सोशल मीडिया पे शायद बोल ना सकूं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, लेकिन डांस ज़रूर कर सकती हूँ। परफॉर्म करना और बात करना दोनों में बहुत फ़र्क है। तो परफॉर्म करना तो मुझे आता था। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को कहा कि मुझे एक डांस यूट्यूब चैनल शुरू करना है 7th क्लास में, और उन्हें मनाते-मनाते मैं क्लास 9th में आ गई और तब जाके उन्होंने मेरी बात मानी कि ठीक है, यदि तुम्हारी इतनी इच्छा है तो शुरू करो। 1 साल मैंने वो डांस चैनल बहुत अच्छे से रन किया। कुछ 200 वीडियोज़ मैंने उस डांस चैनल पे रन किए थे, और मुझे समझ में आया 1 साल बाद कि कुछ हो नहीं रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, पता ही नहीं था कि जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर भी रहे हैं या नहीं। और इस बीच बहुत सारी गलत चीज़ें भी की, एक्सपेरिमेंट किया, गलतियाँ की और सीखा। और इन गलतियाँ की इसका मतलब कि मैं ट्राई कर रही थी कुछ करने का। और वो डांस चैनल मैंने 1 साल बाद क्लोज़ कर दिया। और जब वो डांस चैनल मैंने क्लोज़ किया तो मेरे मन में बहुत दुःख था कि 1 साल मैंने जिस काम के ऊपर इतनी मेहनत की, आज मुझे उसे बंद करना पड़ रहा है। और ये वो एक ऐसा करियर ऑप्शन था या एक ऐसा स्पेस था जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। उसके बाद 11th क्लास में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, क्लूलेस, एमलेस कि कहाँ जाना है, क्या करना है, करियर में क्या करना है, कुछ नहीं पता था। बिना सोचे समझे बस आर्ट्स ऑप्ट किया और 11th कंटिन्यू किया। इसके बाद में 11th जब खत्म हुआ तो लॉकडाउन आ गया था और 12th शुरू हो गया था। इंडियन हाउस होल्ड्स एंड बोर्ड्स गो हैंड इन हैंड। और 9th क्लास में भी वो 1 साल बाद मैंने चैनल इसीलिए बंद किया क्योंकि अब मेरे बोर्ड्स थे, 10th क्लास में आ गई थी। और अब फिर मैंने 12th में बोर्ड्स के टाइम पे एक नया कंटेंट शुरू किया, लेकिन ये कंटेंट परफॉर्मेंस वाला नहीं था। अब बारी थी कि मैं कैमरे से बात करूं, और मैं अपने स्कूल की सबसे इंट्रोवर्ट इंसान रही हूँ। कोई दोस्त नहीं, कोई ज़्यादा हँसी मज़ाक मस्ती नहीं, हमेशा शांत बैठना। तो मैं हमेशा एक वैसी स्टूडेंट रही हूँ, घर में भी और स्कूल में भी। तो एक ऐसे इंट्रोवर्ट इंसान के लिए कैमरा पे बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच मैंने किताबों को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाया। असल ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, बट किताबें आज भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और मैंने अलग-अलग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया, बिज़नेस बुक्स पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे माता-पिता हमेशा किताबें पढ़ते आए हैं। तो उन्होंने ये आदत मुझे भी कही कि तुम भी पढ़ना शुरू करो। और मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो मैं सोशल मीडिया पे कर सकती हूँ। तो वहाँ से मैंने इन किताबों से जो भी सीखा वो सोशल मीडिया पे बताना शुरू किया। बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक इतनी इंट्रोवर्ट इंसान रही हूँ, तो सोशल मीडिया फेस करना या कैमरे पे बात करना मेरी स्किल नहीं है, परफॉर्मेंस करना मेरी स्किल है। तो मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो पब्लिश करने से पहले 90 दिन उसकी प्रैक्टिस की थी। 3 महीने मैंने हर एक दिन एक वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं बात कैसे करती हूँ, क्या वो भाव मैं डिलीवर कर पा रही हूँ या नहीं। करते-करते मैंने 90 दिन इस चीज़ का निरंतर अभ्यास किया, और उसके बाद जाके एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो कहीं न कहीं मेरे मन में डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हँसेंगे या मेरा मज़ाक बनाएँगे, या फिर मुझे बात करना नहीं आता तो किस-किस तरह के वो कमेंट्स करेंगे। बट जब एक बार मैंने शुरू किया तो धीरे-धीरे वो सिलसिला चलता गया, और ऐसे करते-करते मेरा कंटेंट भी इवॉल्व होता चला गया। तो वो जो सेल्फ हेल्प वाला कंटेंट चल रहा था वो धीरे-धीरे अब आध्यात्मिक क्षेत्र में शिफ्ट हो रहा था, और ये एक बहुत सीमलेस ट्रांज़िशन था। ये ट्रांज़िशन सोशल मीडिया पे बहुत सीमलेसली हुआ, पर मेरी असल ज़िंदगी में ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। तो मेरी मम्मा ने लॉकडाउन में पढ़ना शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता को, और हर एक दूसरे घर की तरह मेरे यहाँ भी मंदिर के ऊपर वो लाल किताब में बंधी श्रीमद् भगवद गीता धूल खाते रखी हुई थी। तो मेरी मम्मा ने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया, और मुझे भी कहा कि तुम भी इसे पढ़ना शुरू करो। और शायद आपको ये जान के आश्चर्य हो कि मैं हमेशा से बहुत नास्तिक इंसान रही हूँ, और यदि मुझसे आज से कुछ 3 या 4 वर्ष पहले कोई पूछे कि ईश्वर कौन है, तो मैं यही कहती कि झूठ है, अंधविश्वास है, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। और मैं उस माइंडसेट, उस वोक मेंटालिटी से आती हूँ कि मैं तो नास्तिक हूँ और यही बहुत कूल चीज़ है, और अपने धर्म ग्रंथों को ना मानना या अपनी संस्कृति को ना जानना, हमेशा से वो माइंडसेट मेरा रहा है।
पर हाँ, नास्तिक भी बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो मैं बहुत जिज्ञासु नास्तिक रही हूँ। यानी कि मेरे प्रश्न बहुत हुआ करते थे कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यदि कोई पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है? आप मुझे इसका कारण बता दीजिए। पर यदि आप कोई कहे कि बस हमारे खानदान से चली आ रही है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये तो कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ। आप मुझे उसका शास्त्रीय प्रमाण बताइए, उसके पीछे की साइंस, सिग्निफिकेंस और स्टोरीज़ भी बताइए। उसका सवाल, उसका जवाब किसी के पास होता नहीं था। तो मेरी मम्मा ने कहा कि यदि तुम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगी तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि यदि ऐसा है कि मुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तो ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं और समझ के देखते हैं। जब इस तरफ जो झूठ है, जो इग्नोरेंस वाला जो पूरा बबल है, वो मैंने इतना समझने का प्रयास किया है, तो एक तरफ ये जो सत्य का मार्ग ये जो लोग कहते हैं, इसे भी जान के देखते हैं। और जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो समझती चली गई, पढ़ती चली गई, तो फिर कभी वापस उस बबल में, उस इग्नोरेंस में कभी वापस नहीं आई। और इसी तरह कंटेंट में भी ये शिफ्ट आता चला गया, जहाँ पे वो नास्तिक जानवी अब धीरे-धीरे आस्तिक जानवी में बदल रही थी। और आज मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे जैसी लड़की आज संस्कृति और शास्त्रों पे बात कर रही होगी और उसको पढ़ रही होगी, उसका अध्ययन और स्वाध्याय कर रही होगी। तो ये एक पूरा कंटेंट शिफ्ट मेरे जीवन में रहा है। तो ये जो स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, ये इतनी आसान नहीं रही है। और यदि कोई मुझसे पूछे वर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन दिस जर्नी, तो आई वुड से एनी नहीं, मेनी चैलेंजेस दैट आई हैव फेस्ड इन दिस जर्नी। और जब मेरे माता-पिता से मैंने वो 1 वर्ष माँगा, तो वो इस 1 वर्ष में मैंने सब कुछ करके दिखाया। मेरे माता-पिता का सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा है। वो हमेशा एक पिलर की तरह, एक शील्ड की तरह, एक बैकबोन की तरह, आप जो भी उसे नाम दें, वो हमेशा वैसे ही मेरे साथ खड़े थे। और एक बार बस मेरे पापा ने कहा था कि कंटेंट चूज़ करना है तो ठीक है, बट पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर कर लेना। तो मेरी मम्मा ने मेरे पापा को समझाया कि यदि वो अभी वो काम करेगी जो उसकी पसंद का नहीं है, तो फिर उसका पैशन कहीं न कहीं मर जाएगा। तो ठीक है, 1 साल देते हैं, उसे करने देते हैं। इस 1 साल में वो कुछ करके दिखाएगी, तो हम समझेंगे, ठीक है, अच्छा रहा, सफल रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम इसे एक एक्सक्यूज़ की तरह भी ले लेते हैं कि हमारे माँ-बाप भी इतने सपोर्टिव होते तो आज हम भी कुछ कर देते या हम भी कुछ बहुत सफल होके दिखाते। तो ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि मेरे माता-पिता बहुत सपोर्टिव रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ करके दिखाया होगा तभी वो आज इतने सपोर्टिव है, एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं। उस 1 साल में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। और जब मैंने अपना ये स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना शुरू किया था, तो मैं कुछ 3000 फॉलोअर्स पे थी। उस समय मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया, क्योंकि जैसे-जैसे मेरे जीवन में बदलाव आता चला गया, वैसे-वैसे मेरे कंटेंट में भी बदलाव आता चला गया। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे-जैसे मनोस्थिति बदलती गई, परिस्थितियाँ बदलती गई और ये कंटेंट वहाँ से शुरू हुआ। उस 1 वर्ष में जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो 6 महीने मैंने कंटेंट बनाया। और क्योंकि मेरा जो घर था ना, वो एक रोड साइड पे है बेसिकली, तो वो जो रोड है वो बहुत चलती है, तो हमेशा बहुत नॉइज़ होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होती है, जिससे वो वीडियो बनाने में मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी। और एक छोटा-सा 6 बाय 8 का कमरा था, जहाँ से मैंने वो कंटेंट बनाना शुरू किया था। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठ के फिर कंटेंट बनाया करती थी, क्योंकि इतना नॉइज़ आता था, इतना आवाज़ आ रही होती थी, तो मुझे लगता था ये कंटेंट तो नहीं बन रहा है। तो मैं हर दिन 3 बजे उठा करती थी सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए, और उसमें भी मेरे पापा मुझे उठाया करते थे कि तुम्हें वीडियो बनाना है, उठो और जाके वीडियो बनाओ। तो ये डेडिकेशन वो 6 महीने रहा है कि मुझे वीडियो बना के डिलीवर करना है, मुझे पोस्ट करना है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। और 6 महीने मैंने ये किया, बट मुझे समझ में आया कि हर दिन सुबह 3 बजे उठ के सबसे पहला काम वीडियो बनाना है, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप वीडियो नहीं भी बना पाते हो, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस मेरे साथ आने लगे, थोड़ी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने लगी थी। तो मैंने क्या किया कि अपने ही शहर प्रयागराज में और उस घर से 7 किलोमीटर दूर एक जगह मैं जाके रही, और मेरी मम्मा भी मेरे साथ जाके वहाँ पे रही। और 11 महीने हम उस घर में रहे हैं, अपने घर से 7 किलोमीटर दूर, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। और जब मैं ये कंटेंट बना रही थी तब मैं 8000 फॉलोअर्स पे थी। तो 8000 फॉलोअर्स में कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर तो दिख नहीं रहा है कि हाँ इतने फॉलोअर्स हैं कि हम अपने घर से मूव आउट करके 11 महीने वहाँ रह के कंटेंट बना रहे हैं। तो ये कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं है।
पर फिर भी मेरी इतनी जिद थी कि मुझे यही करना है, तो मेरे माता पिता ने समझा कि ठीक है, करने देते हैं। 11 महीने मैं वहाँ रही, मैंने कंटेंट बनाया और कंटेंट बनाते-बनाते मुझे 1.7 इयर्स हो गए थे अब, जहाँ मैं हर एक दिन कंटेंट बना रही हूँ। और इन 1.7 इयर्स में मैंने 10,000 फॉलोअर्स भी क्रॉस नहीं किए। तो और वो समय धीरे-धीरे निकला जा रहा था, जहाँ मैंने अपने माता-पिता से 1 साल माँगा था। तो वो प्रयास लेकिन हमेशा जारी जारी रहा। जैसे कि मैं श्रीमद् भगवद गीता पे कंटेंट बनाती हूँ, तो उसकी सीख हमेशा मेरे साथ रही है कि तुम कर्म करते चलो और फल की अभिलाषा के बिना यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, अपना कर्म पूरे निष्ठापूर्वक होके करता है, तो उसका उसे परिणाम ज़रूर मिलता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। 10,000 फॉलोअर्स हुए और बहुत खुशी थी, पहला माइलस्टोन था, 10,000 फॉलोअर्स हिट किए। 10,000 फॉलोअर्स हिट किए, नेक्स्ट डे मैं उठी 25,000 फॉलोअर्स, उसके अगले दिन 50, 150, 250 और फिर करते-करते 350 पे 2 दिन का एक एक ब्रेक था, एक वो स्टॉपेज था एंड देन वी हिट 500K ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक बहुत मिरेकल जैसा था। जब उस घर में 11 महीने रह के मैंने कंटेंट बनाया, तो वहाँ से बहुत अच्छी सफलता मिली। इवेंट्स, ब्रांड्स, स्पीकिंग सेशंस और अलग-अलग अच्छी-अच्छी चीज़ें लाइफ में होने लगी, जो होनी चाहिए थी और जो एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा एस्पायर करता है। पर इसी बीच इस जर्नी में मैं ये कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं और बहुत बुरे लोग भी मिले हैं। तो एक छोटी-सी कहानी है, जैसे कि एक जो बाज़ होता है ना, वो अपनी जो उड़ान है वो बहुत ऊँची भरता है और जब वो अपनी ऊँची उड़ान भर रहा होता है ना, तो एक कौवा आके उसके पीठ पे बैठता है और उसे बहुत तंग करता है, परेशान करता है, पर वहाँ बाज़ उससे कोई रिएक्ट नहीं करता, उससे कोई बहस नहीं करता या उसे परेशान नहीं करता वापस। लेकिन वो बाज़ बहुत स्मार्ट है, वो अपनी उड़ान जो है वो ऊँची भरता चला जाता है, वैसे ही जैसे वो पहले कर रहा था। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो जो कौवा है, वो एक लेवल के बाद जब बाज़ अपनी उड़ान जो है वो इतनी ऊँची करते जा रहा है कि वहाँ पे उसे अब साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कौवा क्या करता है, नीचे आ जाता है और बाज़ अपनी उड़ान ऊँची भरता रहता है और उतना ही ऊँचा उड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भी यही करना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरी जर्नी में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले वो मेरे माता-पिता हैं, उसके बाद मेरे गुरुजन, जो मुझे ये शास्त्रों का अध्ययन करने में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं हेल्प करते हैं और मेरी जिनसे शिक्षा हुई है वो हैं। और फिर आते हैं कंटेंट के गुरु, तो मनीष पांडे जी हैं। उन्होंने मेरा हाथ एकदम पकड़ के रखा था पूरी जर्नी में और आज यदि मैं इतने अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो ये उनकी वजह से ही है। उन्होंने एक एसओपी क्रिएट करके दिया था कि 1 साल के लिए तुम्हें मेहनत करनी है और अगले 700 दिन तुम्हें 700 वीडियोस बनाने हैं। उनकी बात आज भी मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने जो कह दिया वही करना है और कंटेंट में मैंने जितना कुछ किया है वो उनकी वजह से किया है। और वहीं बात आती है बुरे लोगों की, तो जब बाज़ अपनी उड़ान ऊँची भर रहा होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो कौवा होता है उसकी तरह आते हैं, जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, आपको भटकाने आते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि वो आपसे पीछे हैं, आपसे नीचे हैं, इसीलिए वो आपको भी नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, कि आप जो मेरा रथ है ना वो युद्ध के बीच ले जाके खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे समक्ष कौन-कौन लोग खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। अब हम सब भी अपने जीवन के अर्जुन ही हैं, जहाँ हम प्रतिदिन युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन को तो सिर्फ एक युद्ध करना था, वो महाभारत का 18 दिन का युद्ध, लेकिन हम अपने जीवन में प्रतिदिन अपने मन से, अपने करियर से, हर एक चीज से युद्ध करते ही हैं। और इस युद्ध भूमि में मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीजें थे, बहुत सारे लोग मेरे सामने थे। तो जिस तरह अर्जुन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं भी अगर एक स्टेज पे आ गई थी जहां मैं 2 चीजों के बीच में खड़ी हूँ। कॉलेज ड्रॉप आउट किया है और अब मुझे आगे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो वो मैं बीच में खड़ी हूँ और अब मैं सेल्फ एनालिसिस कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है। 5 लाख फॉलोअर्स हो गए सोशल मीडिया पे, बट अब आगे क्या, और क्या करना है आगे? तो वहां से मैंने अपने मेंटर से पूछा कि मुझे तो कॉलेज नहीं करना है, मुझे तो कंटेंट क्रिएशन ही करना है। पर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, कॉलेज तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम कॉलेज में एडमिशन लो और उसके साथ में अपना कंटेंट क्रिएशन मैनेज करो। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, मुझे अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। पर जैसा कि मैंने कहा, उनकी बात यानी कि पत्थर की लकीर,
तो मैं अपने गुरुओं की हमेशा सुनती आई हूँ और ये सबसे अच्छी सीख भी है। यदि आपका गुरु आपसे कुछ कह रहा है तो आपके भले के लिए कह रहा है। यदि आपके माँ-बाप आपसे कुछ कह रहे हैं तो वो आपका बुरा कभी नहीं चाहते हैं। तो उनका सुना करिए और उनकी बात समझा करिए कि वो आपके लिए कुछ कह रहे हैं, तो आगे जाके उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो इन 5 लाख फॉलोअर्स जब यहाँ अचीव हो गए, तो मेरे मेंटर्स ने मुझसे 2 बात कही कि पहला, तुम कॉलेज जॉइन करो और तुम गुड़गाँव शिफ्ट हो जाओ। तो प्रयागराज जैसे शहर से एक इतने बड़े शहर में शिफ्ट होना, यहाँ आके सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ रहा है और मुझसे ज़्यादा मेरे माँ-बाप के लिए भी बहुत टफ रहा है, क्योंकि वो भी मेरे साथ यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाना चाहती है या कंटेंट क्रिएशन करना चाहती है, उसके लिए उसके माँ-बाप इतने इतने हद तक उसे सपोर्ट कर रहे हैं और एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं कि वो मेरे साथ यहाँ गुड़गाँव भी शिफ्ट हो गए। मेरी पूरी टीम यहाँ है, ऑफिस यहाँ है, स्टूडियो यहाँ है, तो सारा कार्य यहीं से होना है और इसीलिए वो भी यहाँ मेरे साथ में शिफ्ट हुए। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि एक क्रिएटर सिर्फ एक अपना एक कार्य करता है, कुछ परसेंटेज उसका होता है, पर उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उसकी टीम करती है। तो यदि आज क्रिएटर आपके सामने कोई खड़ा है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे है, कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें पता ही नहीं है, जिनका योगदान है भी हमारे जीवन में और हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन हमेशा वो लोग आपके साथ रहे हैं, आपको सपोर्ट करते आए हैं। और इसीलिए शायद 3 साल के अंदर ही कंटेंट क्रिएशन में इतना अच्छा ग्रोथ आया और फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा ये हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड मिला, जो एक नेशनल अवार्ड है और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं अपने आप को एक साधक कहती हूँ और एक साधक के लिए उसका कार्य उसकी सबसे बड़ी साधना होती है। तो ये जो अवार्ड भी है, ये मैं उन लोगों को और उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक साधक हूँ और मैं जो कार्य कर रही हूँ वो मेरी साधना है। तो ये अवार्ड, ये जो भी आज सफलता मेरे हाथ में है, ये सब उन लोगों की वजह से ही है। और क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ये एक मेरा मैसेज भी है, जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो लोगों की वजह से है। यदि आपके पास लोग ना हो जो आपका कंटेंट देखे ही ना, आपको पसंद ना करे, आपको क्रिटिसाइज भी ना करे, तो वो एक, जब तक कम्युनिटी आपके पास नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तो आपके पास ये क्रिएटर का, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का टैग भी नहीं होगा। और समय के साथ होता ऐसा है कि हम अपने लोगों को ही भूलते चले जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हेट भी करते हैं, जजमेंट भी देते हैं, पर वो है तो आपके कम्युनिटी के ही लोग, जिन्होंने आपको देखा, आपको समझा, आपको आगे ले जाने का एक प्रयास किया। और हम आगे जाके इन लोगों को भूल जाते हैं, इन्हें ही रिप्लाई नहीं करते हैं, इन्हें ही कुछ नहीं गिनते हैं। तो कभी भी किसी क्रिएटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप आज क्रिएटर है तो उन लोगों की वजह से है। और बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे पसंद किया, मेरे कंटेंट को शेयर किया, बहुत सारा प्यार दिया और जो क्रिटिसिज्म किया उसे मैंने पॉजिटिवली लिया और उसको सुधार करने का एक प्रयास किया। और मेरे कंटेंट के माध्यम से जो मेरा एक बहुत सिंपल सा, जैसा कि मैंने कहा मैं एक साधक हूँ, तो एक साधक का एक गोल होता है कि उसे यही कार्य करना है और यही उसकी साधना होती है। तो मेरे लिए, मेरे कंटेंट में मेरा कार्य है कि मैं इस नए भारत में अपनी पुरातन प्राचीन संस्कृति को दोबारा स्थापित कर सकूं, जिसका माध्यम है संस्कृति, शास्त्र और साड़ियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।